हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो हम लोग इकोनॉमिक्स पेपर टू जेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत बच्चों को ये आइडिया नहीं है। मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि अभी नेट का भी फॉर्म आ चुका है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, जेट के साथ साथ नेट को भी ध्यान में रखना है और उसके फॉर्म को सारे बच्चे अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है ना। सो आखिरी क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था व्यापारवाद सिद्धांत। इंग्लिश में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मर्केंटिलिज्म थ्योरी। तो मर्केंटिलिज्म क्या है, व्यापारवाद क्या है, तो मैंने आपको बहुत कुछ चीजों को बताया था कि उसका अलग अलग नाम क्या है, वो सबसे पहले किन्होंने यूज किया था, क्या उसका जिक्र किसी और ने पहले किया है। तो ये मैंने आपको, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। फिर मैंने आपको बताया कि व्यापारवाद के अंदर, व्यापारवाद में जो सिद्धांत है वो बेसिकली क्या बतलाता है, वो बताता है कि किसी भी कंट्री का जो करेंट अकाउंट होना चाहिए, जो खाता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि जो कंट्री का ट्रांजैक्शन होता है ना, उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बीओपी में, बैलेंस ऑफ पेमेंट उसको बोला जाता है। तो वहां पे दो तरह का अकाउंट होता है, एक होता है करेंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। तो मर्केंटिलिज्म का क्या मानना था कि कंट्री को अपना जो करेंट अकाउंट है वो हमेशा सरप्लस में रखना चाहिए, डेफिसिट में नहीं रखना चाहिए। सरप्लस बोलने का मतलब क्या, कब किसी भी कंट्री का जो करेंट अकाउंट है वो सरप्लस में होगा, जब वो एक्सपोर्ट ज्यादा करेगा और इंपोर्ट कम करेगा। क्लियर है ना। जब वो निर्यात ज्यादा करेगा, आयात कम करेगा, तो उस कंट्री का जो अकाउंट है बेसिकली क्या होगा, आपका सरप्लस में होगा। तो ये मानना था किसका, व्यापारवाद सिद्धांत का। फिर मर्केंटाइल थ्योरी या व्यापारवाद जो सिद्धांत है वो क्या बतलाता है कि जो वर्ल्ड ट्रेड है ना वो फिक्स्ड है, मतलब जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम बोलने का मतलब क्या, कि अगर आप ज्यादा ट्रेड करिएगा तो आपको फायदा है, अगर आप ट्रेड किसी दूसरे से निगेटिव में कर रहे हैं, मतलब आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, तो ये आपके लिए फायदेमंद है। बट अगर आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह है। तो जीरो सम गेम बोलने का मतलब क्या, किसी एक कंट्री को जितना फायदा होगा उसी अनुपात में दूसरे कंट्री को उतना नुकसान होगा। मतलब एक कंट्री को फायदा, दूसरे कंट्री को नुकसान, और उन दोनों को ऐड करते हैं तो जीरो सम गेम। गुड इवनिंग, ठीक है ना। उम्मीद है अच्छा प्रिपरेशन चल रहा होगा आप लोगों का। प्रिपरेशन कैसा चल रहा है एग्जाम का, फॉर्म वॉर्म अप्लाई किए हैं या नहीं? तो ध्यान से अप्लाई कर दीजिएगा, और अभी नेट का फॉर्म आया है तो उसको याद से भर दीजिएगा, आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो सारे बच्चों को मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि एक नोटबुक तैयार करना है। जितने भी थ्योरीज पढ़ते जाएंगे ना हम लोग, उन थ्योरीज को क्या करना है, आधा 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 पेज में सारे थ्योरीज को करना है पुटअप। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको लिखते जाना है। अभी आप बहुत चीजों को सीखिएगा, क्लियर है ना। और आपका गोल होना चाहिए कि हमको एग्जाम निकालना है, तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है उसको दिल और दिमाग दोनों से बार बार उन चीजों को रिवाइज करते जाना है। अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो उपाय नहीं है। क्लियर है। तो उन चीजों पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ का मेहनत के साथ साथ आपका भी मेहनत उसी अनुपात में होना चाहिए, तब आपका कहीं ना कहीं रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो चलिए, व्यापारवाद सिद्धांत का पहला नियम था कि जो हमारा अकाउंट होना चाहिए, किसी भी कंट्री का जो अकाउंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सरप्लस में होना चाहिए, वहां पे डेफिसिट नहीं होना चाहिए, घाटा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। पहला नियम ये था। सरप्लस कैसे होगा, एक्सपोर्ट ज्यादा करना है, निर्यात ज्यादा करना है, और दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में मंगवाना कम है। फिर उन्होंने क्या बोला था कि और एक कंट्री क्या कर सकता है इन चीजों को बढ़ाने के लिए। पहला उन्होंने बोला था टैरिफ का यूज कर सकता है, सब्सिडीज का प्रयोग कर सकता है। टैरिफ मतलब टैक्स। तो टैरिफ किस पे लगाएगा, तो मैंने आपको क्या बताया था, टैरिफ बेसिकली आपका फाइनल गुड्स पे लगाएगा। जो इंपोर्ट हो रहा है, आयात हो रहा है दूसरे कंट्री से, जो हमारे कंट्री में आ रहा है, उस पे टैरिफ लगाना है, ठीक है ना। यहां से जो निर्यात हो रहा है उस पे टैरिफ नहीं लगाना है, फिनिश गुड पे नहीं लगाना है, ठीक है ना। उसको सब्सिडी देना है ताकि ज्यादा एक्सपोर्ट हो। उसी तरीके से ये साम्राज्यवाद, इंपेरियलिज्म, उसको भी क्या करता है, प्रमोट करता है। बोलता है कि ज्यादा साम्राज्य, जितना ज्यादा साम्राज्य होगा उतना अच्छा है, क्योंकि उससे दो कंट्री को दो फायदा होता है। पहला फायदा क्या होता है बताइए,
पहला फायदा होता है कि उसको बाजार मिलता है जहां पे वो अपने फिनिश्ड गुड को, तैयार माल को, तैयार वस्तु को बेच सकता है। पहला फायदा ये है। दूसरा फायदा क्या है कि वहां का जो भी रिसोर्सेज है, प्रीसियस मेटल है, वो यूज कर सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के व्यापारवाद का एक पॉइंट जो आपको याद रखना है वो क्या है कि ट्रेड जो है वो जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम बोलने का मतलब क्या, कोई जीतेगा दूसरा हारेगा। ट्रेड में एक को फायदा होगा, जितना इसको फायदा होगा उतना दूसरे को नुकसान, और दोनों का सम जो है वो क्या है, जीरो है। क्लियर है? ये किसका मानना था, मर्केंटिलिज्म में। ठीक है, लाइफ साइंस का क्लास क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग? नंबर दिया गया है ना बाबू, तो वहां पे कॉल करके एक बार इंक्वायरी कर लीजिए कि लाइफ साइंस का क्लास क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है ना, ये अभी फिलहाल इकोनॉमिक्स का क्लास है। ठीक है, इकोनॉमिक्स जेट के लिए हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। चलिए, ये कुछ क्वेश्चंस है जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। अब आज हम लोग प्रॉपर पहला थ्योरी पढ़ेंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में, अंतरराष्ट्रीय ट्रेड में। अब देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, पूर्ण लाभ सिद्धांत। इंग्लिश में इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। ठीक है ना? अब देखिए, पूर्ण लाभ सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था। इसके पहले जो भी थ्योरी था बेसिकली वो क्या मानते थे, आपके मर्केंटिलिज्म, बेसिकली व्यापारवाद के सिद्धांत को मानते थे। बट एडम स्मिथ जो व्यापारवाद का कुछ सिद्धांत था उससे प्रभावित नहीं थे। जैसे व्यापारवाद का सिद्धांत था कि सरकार का जो हस्तक्षेप होगा, जो इंटरफेरेंस होगा, वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, और सरकार को सिर्फ इस बात पे ध्यान देना है कि उसका बेनिफिट कैसे होगा, उसका सरप्लस ज्यादा से ज्यादा कैसे होगा। ये व्यापारवाद का बोलता है। इसके लिए सरकार को जितना इंटरवेन करना है, जितना हस्तक्षेप करना है वो करे। ठीक है, तो ये पहला चीज था। बट एडम स्मिथ का क्या मानना है कि नहीं, जो व्यापार है उसमें सरकार का जो रोल होगा वो एकदम मिनिमम होगा, कम से कम होगा। सरकार को ट्रेड में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना है। ये किसका मानना था, एडम स्मिथ का मानना था। दूसरा पॉइंट जो उन्होंने क्रिटिसाइज किया, किसको, बेसिकली मर्केंटिलिज्म को, वो क्या किया, मर्केंटिलिज्म क्या बताते हैं कि जो हमारा ट्रेड है वो क्या है, जीरो सम गेम है। मतलब एक को फायदा दूसरे को नुकसान, घाटा। तो ये इन्होंने क्या बोला कि भैया फिर दूसरा वाला पागल है क्या, वो ट्रेड क्यों करेगा, वो व्यापार में क्यों आएगा। तो इन्होंने बताया कि जो हमारा ट्रेड है, व्यापार है, वो जीरो सम गेम नहीं है, पॉजिटिव सम गेम है। मतलब व्यापार में जो दो कंट्री इन्वॉल्व है उनका कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा, भले एक कंट्री का कम हो ज्यादा हो, बट दोनों कंट्री का कुछ ना कुछ, दोनों देश को कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। क्लियर है? और भी बहुत सारे पॉइंट थे जहां पे उन्होंने क्या किया, उसको क्रिटिसाइज किया। तो चलिए हम लोग कुछ चीजों को देखते हैं। ठीक है, तो यह एडम स्मिथ द्वारा 1776 ईस्वी में दिया गया था। क्या, पूर्ण लाभ सिद्धांत, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। ठीक है ना, एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी। तो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि किस वर्ष में दिया गया थ्योरी है। और अगर आपको याद हो, एडम स्मिथ को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इनके द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक, महत्वपूर्ण बुक जो लिखा गया है, जिसको बहुत ही मतलब बहुत ही उसका वैल्यू है, द थ्योरी ऑफ, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है ना, सॉरी, द इंक्वायरी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये बुक का नाम है एक्चुअली, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये आपका एडम स्मिथ द्वारा लिखा गया, और ये 1776 ईस्वी में, 1776 ईस्वी में लिखा गया। तो ये बुक का नाम आपको याद रखना है, कभी कभी मैच द फॉलोइंग में देता है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे आपको लिख दे रहे हैं, अगर हो पाए लिख लेना है। 1776 ईस्वी में बुक का नाम क्या है बताइए, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर an inquiry into the nature and causes of wealth of
नेशन। तो बेसिकली अगर आपको इतना बड़ा याद ना भी रहे तो आपको याद रखना है कि जो बुक है उसमें वेल्थ है, ठीक है ना। तो बहुत सारे बुक आपको मैच द फॉलोइंग में बहुत, अगर आपने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया होगा तो वहां पे मैच ऑफ द फॉलोइंग बहुत ज्यादा रहता है। तो ये छोटा छोटा चीज आपको याद रखना है। तो देखिए, एडम स्मिथ द्वारा 1776 ईस्वी में आपका दिया गया था जो हमारा पूर्ण सिद्धांत थ्योरी है। इसके अंतर्गत उन्होंने व्यापार को शून्य योग खेल मानने के व्यापारिक दृष्टिकोण का खंडन किया। उनके अनुसार यदि दो राष्ट्र स्वेच्छा से एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं तो दोनों राष्ट्रों को लाभ होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। जीरो सम गेम बोलने का मतलब क्या, एक प्रॉफिट में दूसरा लॉस में। यहां पे क्या है कि नहीं, व्यापार में दोनों को लाभ होना चाहिए। तो ये मेरा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। यदि एक राष्ट्र को लाभ होता है या हानि होती है तो उन्होंने कहा कि व्यापार एक धनात्मक योग खेल है। मतलब किसी को अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे को लॉस हो रहा है तो फिर व्यापार नहीं होगा। तो हमारा जो व्यापार है वो क्या है, पॉजिटिव सम गेम है, धनात्मक योग खेल है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि ये हमारा क्या है, पॉजिटिव सम गेम है। ठीक है। अब इन्होंने जो थ्योरी दिया है ना, उनका कुछ मान्यता है, उनके कुछ एजम्पशंस हैं, और ये एजम्पशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद होने चाहिए। क्या क्या एजम्पशंस हैं एक बार हम लोग देखते हैं। पहला एजम्पशंस क्या है, पहला एजम्पशंस है उत्पादन के कारकों की गतिशीलता का अभाव। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, एक सेकंड, आई होप दोनों स्लाइड आपको दिख रहा हो, ताकि इंग्लिश वालों बच्चों को भी प्रॉब्लम ना हो और हिंदी वालों को भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। गतिशीलता का अभाव, मतलब गतिशीलता बोलने का मतलब क्या, मोबिलिटी। मोबिलिटी बोलने का मतलब क्या, एक जगह से दूसरा जगह मूव कर पा रहा है या नहीं। तो ये थ्योरी क्या मानता है कि जो हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब जो कारक है जिसके थ्रू हम प्रोडक्शन करते हैं, वो गतिशील नहीं है, मतलब उसको हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है ना, लैक ऑफ मोबिलिटी ऑफ फैक्टर। तो पहला हमारा ये पॉइंट है। तो एक बार इसको पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। एडम स्मिथ मानते हैं कि उत्पादन के कारक, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसी कंट्री में, ठीक है। तो एडम स्मिथ मानते हैं कि उत्पादन के कारक देशों के बीच स्थानांतरित नहीं हो सकते, मूव नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इस धारणा का यह भी अर्थ है कि व्यापार के बाद प्रत्येक देश की उत्पादन संभावना सीमा नहीं बदलेगी। सिंपल सा बात है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या है, किसी बच्चे को आइडिया है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है? नाम से ही है, ठीक है ना। प्रोडक्शन का पॉसिबिलिटी जो बताएगा, इसको हम लोग कर भी बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर। तो एक देश में या एक कितना प्रोडक्शन हो सकता है दो अलग अलग वस्तुओं का, वो आपका उस कर्व के थ्रू हम लोग बनाते हैं। तो आप लोग जब क्लास 12 में पढ़ रहे होंगे तो कुछ ऐसा करके हम लोग पीपीसी, इसको वहां पे बोलते थे पीपीसी, पीपीसी वक्र, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं बदलेगा, मतलब रिसोर्सेज कहीं ना कहीं उस कंट्री में जो है वो कांस्टेंट हो गया, तो हमारा जो पॉसिबिलिटी है किस चीज का, प्रोडक्शन का जो पॉसिबिलिटी है वो भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है। तो ये याद रखना है, ये माइंड में फिट करना है कि अगर फैक्टर्स मूव नहीं कर रहे हैं इसका मतलब क्या, अगर फैक्टर्स मूव नहीं कर रहे हैं इसका मतलब है कि किसी कंट्री में जो प्रोडक्शन का पॉसिबिलिटी है वो फिक्स हो गया है। क्लियर है। आगे देखिए क्या है, विभिन्न क्षेत्रों के बीच श्रम की गतिशीलता पूर्ण है लेकिन अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार नहीं। यह धारणा देशों के बीच प्रवास की संभावना के साथ साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियों की उपस्थितियों को भी बाहर करती है। इसका यह अर्थ भी है कि व्यापार के बाद प्रत्येक देश का पीपीएफ नहीं बदलेगा, और ये अपेक्षा करने का कोई कारण नहीं है कि व्यापार के बाद मजदूरी सामान रहेगी। ठीक है ना।
तो अगर फैक्टर्स मूव नहीं कर रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मूव नहीं कर रहा है, तो कंट्री में जो वेज का अंतर होगा, वेज बोलने का मतलब जो लेबर को काम के बदले में मिलेगा, तो अगर मूव ही नहीं हो रहा है तो उनको जो मिलेगा वेजेस उसमें भी अंतर नहीं रहेगा। तो ये आपको समझाना चाह रहा है ये पॉइंट। तो इस पॉइंट के थ्रू आपको तीन चीजें सीखने को मिली। क्या? कि भैया हमारा जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो कारक है, वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री मूव नहीं कर सकता है। इसके वजह से क्या होगा बताइए? इसके वजह से हमारा जो कर्व है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो हमारा प्रोडक्शन का पॉसिबिलिटी बताता है किसी भी कंट्री, कोई भी कंट्री कितना प्रोडक्शन करेगा, वो भी आपका चेंज नहीं हो सकता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा, अब प्रोडक्शन का संभावना, अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी में चेंज नहीं आएगा किसी भी कंट्री में, एक कंट्री से दूसरा कंट्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मूव नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो वेजेस हैं, जो उनको काम के बदले में मिल रहा है, उसमें भी अंतर नहीं आएगा। एक कंट्री का जो है वहां पे रहेगा, दूसरा कंट्री में जो है वो अपना रहेगा, तो उसमें बदलाव नहीं होगा। ठीक है ना? वेजेस डिफरेंशियल जो है वो नहीं होगा। पहला पॉइंट आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है? देयर आर नो बैरियर्स टू ट्रेड फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड। ठीक है ना? बैरियर्स बोलने का मतलब क्या है? बाधा। तो जो गुड्स का ट्रेड होगा उसमें कोई भी बैरियर नहीं है। गवर्नमेंट इंप्लीमेंट ट्रेड बैरियर्स टू एक्सट्रिक्ट और डिस्करेज द इंपोर्टेशन और एक्सपोर्टेशन ऑफ पार्टिकुलर गुड। ठीक है? तो ये जो पॉइंट है आपको याद रखना है कि यहां पे बेसिकली ट्रेड में, व्यापार में कोई भी बैरियर नहीं है, जैसे वहां पे मानना था ना। यहां पे क्या है कि बैरियर जितना कम से कम हो, और जरूरत पड़े तो आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में थोड़ा मोड़ा कीजिए, बट गवर्नमेंट का जितना भी बैरियर कम रहे उतना ज्यादा अच्छा है व्यापार के लिए। व्यापारवाद क्या बोलता है? इसका जस्ट अपोजिट। मर्केंटाइल थ्योरी इसका जस्ट अपोजिट बोलता है। और ये क्या बोलते हैं कि ट्रेड में जो इंटरवेंशन होना चाहिए, हस्तक्षेप होना चाहिए सरकार का, वो क्या होना चाहिए? कम से कम। तो ये दूसरा एजम्पशन है जो माना गया है इस थ्योरी में। नेक्स्ट क्या है? ट्रेड बैलेंस। Smith assumes that export must be equal to imports. This assumption means that we cannot have trade imbalance, trade deficit or surplus. A trade imbalance occur when export are higher than import or vice versa. सिंपल सा है कि हमारा जो व्यापार है, जैसे व्यापारवाद क्या बोलता था कि हम लोगों को सरप्लस पे फोकस करना है, मतलब हमारा जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? फायदा होना चाहिए। बट ये क्या बोलते हैं कि हमारा जो व्यापार है वो बराबर रहेगा, मतलब जितना आयात होगा उतना निर्यात होगा, जिसके वजह से ना तो ज्यादा सरप्लस है और ना तो आपका डेफिसिट है। तो हमारा जो करेंट अकाउंट है वो क्या है? बैलेंस है, बराबर है, इक्वल है। अब आप इसको रिलेट कीजिए पहला वाला क्लासिकल थ्योरी, मर्केंटलिज्म थ्योरी से। वो क्या बोलता था? सरप्लस होना चाहिए, उसका लफड़ा ही खत्म कर दी। तो अगर आपको बता रहे हैं कि ट्रेड में कोई भी बेसिकली हमारा क्या होना चाहिए? रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, तभी तो व्यापार बराबर होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे ना तो सरप्लस पे फोकस किया जा रहा है, यहाँ पे डेफिसिट पे फोकस किया जा रहा है। यहाँ पे एज्यूम ही कर लिया जा रहा है कि हमारा जो व्यापार हो रहा है वो बराबर हो रहा है, जितना आयात हम कर रहे हैं दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में आ रहा है उतना ही हम निर्यात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिए, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल बोलने का मतलब क्या होता है? तो मांग का पैमाना इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। ठीक है ना? मांग का पैमाना बोलने का मतलब क्या? जैसे आप प्रोडक्शन करते हैं ना, प्रोडक्शन को आप बढ़ाते हैं तो आपका क्या होता है? मैनेजमेंट और ज्यादा बेहतर हो जाता है। तो आप खुद सोचिए, अगर मैनेजमेंट पहले से बेहतर हो जा रहा है तो हमारा कॉस्ट जो है, लागत जो है, वो कम होगा या नहीं होगा? वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल बोलने का मतलब क्या? कि लागत में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है,
हमारा कॉस्ट पहले जितना था उतना ही अभी भी है, ठीक है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल बोलने का मतलब क्या, मैनेजमेंट और ज्यादा अच्छा हो गया तो चीजों को हम और अच्छे से यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, जिसके वजह से हमारा जो लागत है, कॉस्ट है, वो घट जाएगा। कब घटेगा बताइए, आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल अगर है प्रोडक्शन में, उत्पादन में आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, तो इसकी वजह से कॉस्ट क्या होगा, लागत आपका घट जाएगा। वही अगर डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, DRS, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तो उसके वजह से कॉस्ट, प्रोडक्शन तो आप बढ़ा रहे हैं बट कॉस्ट आपका क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इन्होंने क्या माना कि हमारा प्रोडक्शन हम जो कर रहे हैं उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा, मेरा जो लागत है, मतलब पहले जितना लग रहा था उतना अभी भी लगेगा चाहे हम कितना भी प्रोडक्शन करें, ठीक है ना। तो इसी चीज को हम बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने का निरंतर प्रतिफल, ठीक है। तो एडम स्मिथ मानते हैं कि उत्पादन पैमाने के रूप में हमें निरंतर प्रतिफल मिलेगा, जिसका अर्थ है कि पैमाने की कोई अर्थव्यवस्था नहीं है। उदाहरण के लिए यदि देश ए में एक रोटी बनाने में 2 घंटे लगते हैं तो 2 रोटी बनाने में 4 घंटे लगने चाहिए, परिमाण स्वरूप 4 रोटी बनाने में 8 घंटे लगेंगे। हालांकि यदि पैमाने की अर्थव्यवस्था होती तो देश के लिए एक ही वस्तु का उत्पादन जारी रखना सस्ता हो जाता, क्योंकि वे उसी वस्तु का अधिक उत्पादन करते, ठीक है ना। तो मतलब अगर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल रहता तो कॉस्ट आपका क्या हो जाता, कम हो जाता, जिसकी वजह से आप प्रोडक्शन को क्या करते और ज्यादा करते। क्लियर है। तो ये आपका नेक्स्ट एजम्पशन है। फिर अगला एजम्पशन क्या है हमारा, देयर इज नो बैरियर टू ट्रेड इन गुड्स, मतलब वस्तुओं के व्यापार में कोई बाधा नहीं है। कोई बाधा पहुंचाएगा कौन, बाधा पहुंचाएगा सरकार। और एडम स्मिथ क्या बोलते हैं, सरकार को कम से कम हस्तक्षेप करना है। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्या है, एज पर हिम लेबर इज द ओनली रेलिवेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब देखिए व्यापारवाद में क्या था, बताया था मैंने आपको कि व्यापारवाद में 3 चीजों को इंपॉर्टेंट माना गया प्रोडक्शन में। पहला लेबर, कैपिटल, लैंड। बट इन्होंने लेबर को ज्यादा वैल्यू दिया, ठीक है ना, कि लेबर जो है वो महत्वपूर्ण है, वही सारा चीज को आपका कर रहेगा, वही प्रोडक्शन करेगा, वो जनरेट करेगा, ठीक है। देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। अब ये तो फेवरेट है, मतलब एडम स्मिथ जो है वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट से है, तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का जितना भी थ्योरी है ना, वहां पे आपको कुछ आए ना आए, ये एजम्पशंस आंख मूंद के आना चाहिए कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसका मतलब और अच्छे से समझना है कि पूर्ण रोजगार बोलने का मतलब क्या है, कैसे है, क्या सच में पूर्ण रोजगार है, और अगर पूर्ण रोजगार नहीं है तो कैसे पूर्ण रोजगार को लाया जा सकता है। क्लियर है ना। जेट का फॉर्म शायद बढ़ाया गया है, अभी इस मंथ के लास्ट तक में है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। अब देखिए ये सारा मान्यता है, एजम्पशंस है। अब इसके बेसिस पे एक थ्योरी दिया गया है, ठीक है ना। क्या थ्योरी है, तो थ्योरी में सबसे हम समझेंगे कि पूर्ण लाभ बोलने का मतलब होता क्या है। एब्सोल्यूट एडवांटेज जब हम लोग बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है, तो नाम से आपका क्या लग रहा है, एब्सोल्यूट एडवांटेज किस चीज में, तो यहाँ पे तो व्यापार का बात हो रहा है, तो व्यापार में एब्सोल्यूट एडवांटेज, व्यापार में पूर्ण लाभ हो, तो पूर्ण लाभ किसी को कब होगा, पूर्ण लाभ आपका तब होगा जब उसमें जो लागत लग रहा है वो किसी को कम लगे कंपेयर टू दूसरा कंट्री। अगर दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में अगर आपका लागत ज्यादा हो रहा है, ज्यादा लग रहा है, तो हमको वहां पे कोई लाभ नहीं हो रहा है। क्लियर है ना। तो ये पूरा कंट्री या जो आपका थ्योरी है ये कहीं ना कहीं इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है कि कम रिसोर्सेज में अगर हम ज्यादा बना रहे हैं तो वो हमारे लिए लाभ का सिचुएशन है, वहां पे हमको क्या होगा, पूर्ण लाभ होगा, ठीक है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट एडवांटेज बोलने का मतलब क्या है, द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर ऑफ अ गिवन प्रोडक्ट यूजिंग लेस ऑफ द गिवन रिसोर्सेज कंपेयर टू द अदर कंट्रीज। आराम आराम से समझिए,
कैपेबिलिटी मतलब क्षमता, किसी कंट्री का क्षमता किस चीज में, टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, किसी एक वस्तु का उत्पादन करने में कम रिसोर्सेज के थ्रू कंपेयर टू अदर कंट्री। अगर वो दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में कम रिसोर्सेज का प्रयोग करके प्रोडक्शन कर पा रहा है तो वो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज, उसको है उस चीज के प्रोडक्शन में, ठीक है ना। A country is said to enjoy absolute cost advantage over another country in the production of a good if the former country uses fewer resources to produce a given quantity of the output compared to the later country। बहुत ही सिंपल, सेम बात को रिपीट किया जा रहा है। बात क्या है कि कम रिसोर्सेज मतलब फ्यूअर रिसोर्सेज, कम रिसोर्सेज को यूज करके अगर एक कंट्री ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको उसके प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट एडवांटेज है, ठीक है ना। इट कैन बी डिटरमाइंड बाय अ सिंपल कंपैरिजन ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी। अब हमको देखना है कि भैया कौन कंट्री ज्यादा किसी को किस कंट्री में ज्यादा एब्सोल्यूट एडवांटेज है एक प्रोडक्शन में, अगर हमको वो देखना है तो हम क्या करेंगे, वहां का जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन है, लेबर, तो उसका प्रोडक्टिविटी देखेंगे। तो जिस कंट्री में लेबर का प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा तो उस कंट्री को उस कमोडिटी में क्या होगा, एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा, पूर्ण लाभ होगा। तो इसको हम लोग टेबल के थ्रू समझेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग एक टेबल ले लेते हैं, देखिए ये हमारा टेबल है, ठीक है। तो इस टेबल में आप क्या देख सकते हैं कि दो कंट्री है। कौन कौन सा कंट्री है हमारा, श्रीलंका है और इंडिया है। अब श्रीलंका और इंडिया दोनों में हम लोग एक एक लेबर को यूज कर रहे हैं, ठीक है। श्रीलंका में एक लेबर को यूज करके हम क्या क्या प्रोडक्शन कर सकते हैं, 2 यूनिट राइस का प्रोडक्शन कर सकते हैं और 4 यूनिट चाय का प्रोडक्शन कर सकते हैं। इंडिया में एक लेबर को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 यूनिट राइस चावल का प्रोडक्शन कर सकते हैं और 2 यूनिट चाय का उत्पादन कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब अगर हम आपको बोले लेबर तो एक ही है, अब आप खुद सोचिए, अगर हम लेबर को एक बोले काम करने 1 घंटा, एक लेबर 1 घंटा काम कर रहा है और उस 1 घंटे में वो सिर्फ 2 यूनिट राइस को प्रोड्यूस कर पा रहा है, बट चाय कितना कर दे रहा है, 4 यूनिट। तो हम मेरे लिए उस लेबर को किसके काम में लगाने में ज्यादा फायदा होगा, चावल में या चाय में। तो अगर हम श्रीलंका के पॉइंट से देखें तो चाय, मतलब वो 1 घंटा बोलेगा कि ठीक है तुम 1 घंटा जो अपना लगा रहा है चावल बनाने में, उसके बदले तुम क्या करो, उसको 1 घंटे को यूज करो चाय बनाने में। तो वो क्या कर सकता है, एक्स्ट्रा 4 यूनिट चाय बना सकता है, ठीक है ना। उसी तरह इंडिया में क्या है, एक लेबर 1 घंटे में 4 यूनिट आपके चावल अथवा 2 यूनिट चाय बना रहे हैं। तो हाँ, समझदारी किस चीज में है, चावल को ज्यादा प्रोडक्शन करने में या चाय का प्रोडक्शन करने में। तो जिसमें पूर्ण लाभ होगा, लाभ किसमें होगा, व्यापार में लाभ कमाना है, तो लाभ होगा जब वो कंट्री क्या करेगा, राइस के प्रोडक्शन में ज्यादा जोड़ देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ का जो लेबर का क्षमता है, प्रोडक्टिविटी है, वो किसमें ज्यादा है, चावल में। तो इंडिया में जो प्रोडक्टिविटी ज्यादा है लेबर का, वो चावल के उत्पादन में ज्यादा है। वही आपका श्रीलंका में जो आपका क्षमता ज्यादा है वो किसके उत्पादन में ज्यादा है, चाय में। तो एडम स्मिथ क्या बोलते हैं कि जब इंडिया और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका आपस में व्यापार में आएंगे तो जिनको एब्सोल्यूट एडवांटेज जिस चीज में है उनको सिर्फ उनका प्रोडक्शन करना चाहिए और दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाहिए। जैसे श्रीलंका को राइस छोड़ के सिर्फ चाय का प्रोडक्शन करना चाहिए और इसको दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाहिए, निर्यात करना चाहिए। उसी तरीके से इंडिया को चाय छोड़ के चावल में क्या करना चाहिए, प्रोडक्शन करना चाहिए और इसी चीज को क्या करना चाहिए, निर्यात करना चाहिए, दूसरे कंट्री में सप्लाई करना चाहिए। हो सकता है अभी भी समझ में ना आया, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक और टेबल को देखते हैं। देखिए ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
यहाँ पे 3 कॉलम है। क्या क्या कॉलम है देखिए, पहला कॉलम है बिफोर ट्रेड, ट्रेड से पहले। दूसरा कॉलम क्या है, आफ्टर ट्रेड। और तीसरा क्या है, बेसिकली चेंज इन प्रोडक्शन, उत्पादन में कितना बदलाव आ रहा है। तो ट्रेड से पहले श्रीलंका कितना राइस का उत्पादन कर रहा था, 2 और 4, जब वो एक लेबर को यूज कर रहा है। उसी तरह इंडिया क्या कर रहा है, 4 और 2। तो अभी एडम स्मिथ क्या बोलते हैं कि श्रीलंका को एडवांटेज है, लाभ है चाय के प्रोडक्शन में, तो उसको राइस का प्रोडक्शन छोड़ के पूरा का पूरा क्या करना चाहिए, चाय का प्रोडक्शन करना चाहिए। मतलब व्यापार के बाद, ट्रेड के बाद जो राइस का प्रोडक्शन होगा वो कितना हो जाएगा, 0। और आपका चाय का प्रोडक्शन पहले 4 तो हो ही रहा है, बट हम अब राइस का प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, तो अब उसके बदले हम चाय का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो एक्स्ट्रा हम कितना चाय का प्रोडक्शन कर रहे हैं, 4 यूनिट एक्स्ट्रा कर रहे हैं। मतलब टोटल चाय का जो प्रोडक्शन हो गया वो कितना हो गया, 8 यूनिट। क्लियर है ना। ये व्यापार के बाद, व्यापार के बाद चाय 0, चावल 0 और चाय 8 यूनिट। उसी तरह एडम स्मिथ के अनुसार इंडिया को क्या करना चाहिए, जिसमें लाभ है उसका प्रोडक्शन करना चाहिए। लाभ किस चीज में है, लाभ है आपका राइस का उत्पादन करने में। तो इंडिया क्या करेगा, अब राइस का प्रोडक्शन करेगा, किसको छोड़ के, चाय को छोड़ के। तो व्यापार के बाद चाय का प्रोडक्शन कितना हो गया, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो लेबर काम कर रहा था उसको हमने क्या बोला कि अब आप क्या करो, चावल का प्रोडक्शन करो। तो हमारा चावल जो है वो 4 यूनिट से एक्स्ट्रा बढ़ गया, पहले 4 था और फिर बढ़ के 4 हो गया। तो व्यापार के बाद टोटल जो श्रीलंका चावल को बना रहा है, चाय को बना रहा है, वो 8 यूनिट, और इंडिया जो टोटल चावल को बना रहा है वो 8 यूनिट। ठीक है ना। अब बोलिएगा कि सर फर्क क्या पड़ा, आप खुद फर्क देखिए। ट्रेड से पहले चावल का कितना प्रोडक्शन हो रहा था, इंडिया और श्रीलंका को अगर हम जोड़ दे तो 4 + 2 6 यूनिट मेरा चावल बन रहा था। हमारा जो चाय है वो कितना बन रहा था, 4 + 2 6 यूनिट। ये कब था, ट्रेड से पहले। ट्रेड के बाद क्या हुआ, चावल ये तो 0 बना रहा है, बट 8 यूनिट इंडिया बना दे रहा है अकेले, तो 8 + 0 टोटल चावल कितना प्रोडक्शन हो रहा है, 8 यूनिट। चाय का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, 8 + 0 8 यूनिट। तो क्या ट्रेड के बाद प्रोडक्शन दोनों का बढ़ा या ना बढ़ा, बढ़ा। तो ये हमको पता कैसे चला, हमको पता इस बेसिस पे चला कि भैया एडवांटेज किस चीज में है, किसका प्रोडक्शन करना चाहिए। वो सद्बुद्धि का हमने प्रयोग किया, हमने देखा कि हमको यहाँ पे ज्यादा फायदा हो रहा है, यहाँ पे अगर हम लेबर को लगाएं तो हमको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, उसका छोड़ के दूसरा का प्रोडक्शन किए और उसमें लाभ कमा रहे। ठीक है ना। तो चेंज इन प्रोडक्शन क्या हुआ, ट्रेड के बाद देखिए राइस तो 2 यूनिट घट गया, बट चाय 4 यूनिट बढ़ गया। किसके लिए, श्रीलंका के लिए। उसी तरह इंडिया में जब हमने लेबर को चावल से निकाल के, चाय से निकाल के चावल में लगाया, तो चाय जो है वो 2 यूनिट घट गया, बट चावल क्या हुआ, 2 यूनिट बढ़ गया। लेकिन हो क्या रहा है, +2 +2। इस +2 का मतलब क्या है कि जब ट्रेड होगा तो +4 और -2 दोनों को जोड़ेंगे तो नेट हमारा कितना बचेगा, +2। उसी तरह +4 और -2 दोनों को ऐड करेंगे कितना बचेगा, +2। मतलब ट्रेड के बाद एक्स्ट्रा बच रहा है, ऐसा नहीं है कि ट्रेड के बाद घट जा रहा है। ट्रेड के बाद आपका +2 यूनिट चावल भी बढ़ गया है और +2 यूनिट आपका चाय भी बढ़ गया। क्लियर है। तो बताइए क्या दोनों कंट्री को फायदा हुआ या नहीं हुआ। सिंपल सा कंसेप्ट है, कंट्री को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि उसको किस चीज में लाभ हो रहा है, फिर जिस चीज में लाभ होगा उस चीज का प्रोडक्शन ज्यादा करना है। ठीक है। थोड़ा सा इसको हम लोग एक बार और देखते हैं। देखिए यहां पे इसके बाद क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, when one nation is more efficient than another in the production of one commodity but is less efficient than the other nation in producing a second commodity,
then both nation can gain by each specializing in the production of commodity of its absolute advantage and exchanging part of its output with the other nation. सिंपल सा बात है, ठीक है ना। सिंपल क्या कहानी है कि भैया लाभ को आइडेंटिफाई करिए और उसमें स्पेशलाइज करिए और उसके बाद व्यापार करिए, ठीक है। एक बार आप इसको हिंदी में भी आराम से देख लिए। क्या बोलता है, जब एक राष्ट्र किसी वस्तु के उत्पादन में दूसरे राष्ट्र की तुलना में अधिक कुशल या पूर्ण लाभ प्राप्त हो, लेकिन दूसरे वस्तु के उत्पादन में दूसरे राष्ट्र की तुलना में कम कुशल या पूर्ण हानि प्राप्त हो, तो दोनों राष्ट्र अपने पूर्ण लाभ की वस्तु के उत्पादन में विशेषज्ञता प्राप्त करके और अपने उत्पादन का एक हिस्सा दूसरे राष्ट्र के साथ उसके पूर्ण हानि की वस्तु के बदले में देकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मतलब चाय और चावल, तो श्रीलंका जो था उसको किस में बेनिफिट हो रहा था, किसके प्रोडक्शन में फायदा हो रहा था, चाय के प्रोडक्शन में फायदा हो रहा था। तो एडम स्मिथ के अनुसार श्रीलंका को इसमें स्पेशलाइजेशन करना चाहिए, विशेषज्ञता प्राप्त करना चाहिए, स्पेशलाइज करना चाहिए और इसको सप्लाई करना चाहिए दूसरे कंट्री में। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि उसको जिसमें लॉस हो रहा है, लॉस किस में हो रहा है, राइस के चावल के प्रोडक्शन में, तो ये दूसरे कंट्री से चावल को क्या कर सकता है, आपका आयात करवा सकता है, इंपोर्ट करवा सकता है। क्लियर है ना। तो अगर मोटा मोटी 2-3 बात बोला जाए इस थ्योरी में, तो क्या क्या याद रखना है बताइए कि पूर्ण लाभ, तो इस थ्योरी में कुछ बातें जो याद रखना है, क्या क्या याद रखना है बताइए। जो हमारा गवर्नमेंट है, सरकार है, उसका जो हस्तक्षेप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो कम से कम होना चाहिए, ठीक है ना। पहला पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा, जो कंट्री का प्रोडक्टिव पावर है, मतलब क्षमता है, जो प्रोडक्शन का मेन एकदम जान है, वो कौन है, लेबर। तो लेबर का प्रोडक्शन जिसमें ज्यादा हो, लेबर का प्रोडक्शन या लेबर का प्रोडक्टिविटी क्षमता जिसमें ज्यादा हो, उसका प्रोडक्शन ज्यादा करना चाहिए और उसमें क्या करना चाहिए, स्पेशलाइजेशन प्राप्त करना चाहिए, ठीक है ना। उसको उसके प्रोडक्शन में क्या होना चाहिए, स्पेशलाइज होना चाहिए। साथ ही साथ जो इसके एजम्पशंस हैं कि दो कंट्री के बीच में व्यापार में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, और जो भी एजम्पशंस हैं उन एजम्पशंस को आप क्या करिएगा, छोटा छोटा पॉइंट में लिख सकते हैं। क्लियर है। तो ये आपका है आप बेसिकली पूर्ण लाभ सिद्धांत, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, ठीक है ना। तो ये जो है आपको ऐप के सेक्शन में हम कोशिश करेंगे सर से बात करके कि इसका जो नोट्स है वो वहां पे प्रोवाइड कर दिया जाए, जिससे आप इसको एक बार खुद से पढ़ें और कोई डाउट हो, जैसे अगर अगला क्लास आ रहे हैं हम, तो इस क्लास का कोई डाउट है तो आप वहां पे भी पूछ सकते हैं, बट जरूरी क्या है कि इन चीजों को आप पढ़ें। अच्छा, एक क्वेश्चन जो हम लोगों का बच गया था पिछले क्लास में, ये थ्योरी बच गया था, ठीक है ना। ये आपका बहुत ही नया क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है जो आपके यूजीसी नेट में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, चाइना deliberately keeping its currency value low against the US dollar in order to sell more goods to the United States and thus a mass trade surplus and foreign exchange reserve is viewed by critics as a following। नहीं समझ में आओगा, आराम आराम से पढ़ते हैं चीजों को। देखिए, चाइना जो है ना, जानबूझ के क्या करता है, अपनी करेंसी के वैल्यू को कम रखता है
अगर आपको पता हो या ना हो पता हो, डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन बोलने का मतलब क्या होता है, जहां पे अपने कंट्री का करेंसी का वैल्यू को क्या करते हैं लोग, या जो वहां का मॉनेटरी अथॉरिटी होता है, जैसे हम लोगों में आरबीआई या गवर्नमेंट, वो क्या करते हैं अपने कंट्री के वैल्यू को जानबूझ के गिरा रहे हैं, ठीक है ना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो चाइना यहाँ जानबूझ के गिरा रहा है, हालांकि होता ऐसा है सिचुएशन को देख के डिसीजन लिया जाता है, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि चाइना जानबूझ के अपने करेंसी का वैल्यू को वो गिरा रहा है। तो इससे क्या होता है कि जिस कंट्री का करेंसी का वैल्यू गिरता है, वहां का उस कंट्री का एक्सपोर्ट, निर्यात जो होता है वो ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अगर निर्यात ज्यादा है और आयात कम है, तो उस कंट्री का जो बैलेंस अकाउंट होगा वो क्या होगा, करेंट अकाउंट जो होगा बेसिकली क्या होगा, सरप्लस में होगा, मतलब फायदेमंद होगा। तो यही सेम क्वेश्चन आपको बताया कि चाइना ऐसा जानबूझ के कर रहा है। तो ये जो है किस पॉलिसी के अंदर है, ठीक है ना। तो वहां पे आपको ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ था, तो वहां पे आपको ऑप्शन दिया था जीरो सम गेम, नियो मर्केंटाइल पॉलिसी, पॉजिटिव सम गेम, फ्री ट्रेड पॉलिसी। तो फ्री ट्रेड पॉलिसी तो नहीं है, जीरो सम गेम कोई मतलब नहीं है, पॉजिटिव सम गेम मतलब नहीं है, नियो मर्केंटाइल पॉलिसी। अब आता है नियो मर्केंटाइल पॉलिसी क्या है। तो जैसे मर्केंटाइल पॉलिसी था ना, उसी तरह से एक नियो मर्केंटाइल पॉलिसी होता है। नियो मर्केंटाइल पॉलिसी सिर्फ एक बात का अंतर है, कंपैरिजन अगर हम करें मर्केंटाइल से, व्यापारवाद सिद्धांत से अगर हम उसको कंपेयर करें, तो सिर्फ एक बात का अंतर है। अंतर क्या है, वहां पे बोलता है आर्मी को स्ट्रांग करना है, कौन, व्यापारवाद मर्केंटाइल, ताकि हम दूसरे देशों पे चढ़ाई करके उसको अपना साम्राज्य में ला सके, जिससे हमारा मार्केट बढ़े और वहां का रिसोर्सेज जो है वो मेरे पास ज्यादा से ज्यादा है। अंतर कहाँ है, अंतर है, बोलता है भैया अब के समय में आर्मी को हम हर जगह लड़ाई पे नहीं भेज सकते हैं, तो हमको आर्मी स्ट्रांग ना करके हमको अपना इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को स्ट्रांग करना है। अब इससे फायदा क्या होगा, अगर हमारा इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था मजबूत होगा, तो उसके वजह से जो प्राइसेस, वस्तु के जो प्राइसेस होंगे वो कौन डिसाइड करेगा, जो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, जिसका अर्थव्यवस्था ज्यादा मजबूत होगा। तो इससे ये मदद मिलेगा कि वो वर्ल्ड प्राइस को क्या कर सकता है, उसमें चेंजेस ला सकता है, बदलाव ला सकता है। तो नियो मर्केंटाइल में सिर्फ यही एक अंतर है, वहां पे मिलिट्री पावर को स्ट्रांग ना करके अपना इकोनॉमी के पावर को बढ़ाना है, उस पे जोर दिया जाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ कंट्री है, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, उदाहरण के लिए अपना चाइना हो गया, सिंगापुर हो गया, जापान हो गया। जापान देखिए, वहां पे क्या हुआ, बम गिरा, उसके बावजूद भी अभी आप देखिएगा तो टॉप 5 इकोनॉमी में वो आता है। क्यों आता है, क्योंकि उन्होंने अपने इकोनॉमी, प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ाया, और आज कहीं ना कहीं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन प्राइस डिटर्मिनेशन, मतलब मूल्य निर्धारण में, ठीक है ना। तो ये सारा एक पॉलिसी के अंदर हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं नियो मर्केंटाइल पॉलिसी, ठीक है। तो देखिए यहां पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, चाइना China, Japan and Singapore are described as neo-mercantilist. क्यों? It is called neo because of the change in emphasis from classical mercantilism on military development. जो मिलिट्री को लेके अप्रोच था वो चेंज है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, नियो। आप इस पॉइंट को यहां से यहां तक पढ़ सकते हैं। सेम बात जो मैंने अभी आपको समझाया वो समझाएगा कि मूल्य निर्धारण में एक उसका अपना योगदान होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और मूल्य निर्धारण में उसका रोल तभी ज्यादा होगा जब वो प्रोडक्शन ज्यादा करेगा। अभी चाइना का आप एग्जांपल ले सकते हैं, वो इतना प्रोडक्शन करता है कि इंडिया वाला कोई भी चीज को टक्कर देने में पसीना छूट जाता है, ठीक है ना। तो ये सारा जो पॉलिसी, किस पॉलिसी के अंतर्गत है, न्यू मर्केंटाइल पॉलिसी। क्लियर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज का क्लास। आज हमने जो पढ़ा वो पूर्ण लाभ सिद्धांत, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी पढ़ा, जहां पे एडम स्मिथ साहब ये बताते हैं कि एक लेबर किसमें ज्यादा कम मेहनत करके ज्यादा बना सकता है, उसको देखिए, उसका प्रोडक्शन बढ़ाइए, उसको ज्यादा
प्रोडक्शन करके उसको निर्यात करिए दूसरे कंट्री में, और जिसमें आपका लेबर कम मतलब ज्यादा मेहनत कर रहा है और आउटपुट कम मिल रहा है, तो आप उसका प्रोडक्शन कम करके आप उसको क्या करवा सकते हैं, दूसरे कंट्री से आयात करवाइए, मतलब व्यापार में दूसरे कंट्री से मंगवाइए। इससे क्या होगा, दोनों कंट्री को फायदा होगा और पॉजिटिव सम गेम के अंदर दोनों को ट्रेड से लाभ मिलेगा। ठीक है ना। तो ये हमारा आज का क्लास है। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि पूर्ण लाभ अगर दोनों कंट्री में किसी कंट्री के पास ना हो तो तब कैसे पता चले कि किस कंट्री को किसका प्रोडक्शन करना चाहिए। जैसे यहाँ तो इजीली आसानी से हमको पता चल गया कि श्रीलंका को चाय का प्रोडक्शन करना चाहिए क्योंकि उसमें पूर्ण लाभ हो रहा है, एक लेबर कम काम करके ज्यादा चाय का प्रोडक्शन कर रहा है। और इंडिया को एक लेबर कम काम करके क्या कर रहा है, चावल का प्रोडक्शन ज्यादा कर रहा है। तो अगर ये ना पता चले तब कैसे डिसाइड किया जाए कि ट्रेड कैसे हो, तो ये अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दूसरे थ्योरीज के तहत जिसका नाम है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। ठीक है ना। कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी रिकार्डो साहब के द्वारा दिया गया था, तो ये इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो कोई डाउट है देन आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सर फी कितना है? गुड इवनिंग ललिता। देखिए एक बार यहाँ पे आपको नंबर दिया हुआ होगा तो आप इंक्वायरी में थोड़ा सा बात कर लीजिएगा। ये हम लोगों को आइडिया नहीं रहता है, हम लोगों का काम है यहाँ पे आप लोगों को साथ डिस्कस करना, पढ़ाई के बारे में बात करना। वहाँ पे इंक्वायरी के लिए आपको नंबर दिया गया है तो आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये नंबर है तो आप बात कर सकते हैं कि सर हमको जेट का कोर्स लेना है, क्या फी रहेगा, ये सारा डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है। और कोई किसी को कुछ डाउट है देन प्लीज एक बार बताइए। चलिए उम्मीद है कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। तो हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक अच्छे से रहिए और अपना ध्यान रखिए।